हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि में इससे पहले हम इसकी परिभाषा और स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ, गुण वृद्धि, यण, अयादि, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृतिवाद संधियों के विषय में पढ़ चुके हैं। उन के बारे में यदि दोबारा से आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप वहां से उन्हें आप पढ़ सकते हैं। आगे हमारी स्वर संधि जो है कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट संधि है हमारी हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। देखिए, हल संधि और व्यंजन संधि दोनों का मतलब एक ही है, तो हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? देखिए कि जब व्यंजन वर्ण के बाद में यदि व्यंजन वर्ण अथवा कोई स्वर वर्ण आ जाए, व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण अथवा कोई स्वर वर्ण आता है तो हमारे पास व्यंजन अथवा हल संधि होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है, स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो भी हम वहां पर व्यंजन संधि करते हैं, क्योंकि स्वर संधि में आपको पता है कि स्वर के बाद में स्वर आने पर ही स्वर संधि होती है। हमारे पास यदि प्लस से पहले अर्थात प्रथम पद में और द्वितीय पद में यदि किसी एक पद में हमारे पास यदि व्यंजन वर्ण देखने को मिलता है तो वहां हम व्यंजन संधि कर देते हैं। देखिए, व्यंजन संधि के विषय में जो इसके भेद होते हैं वो कितने भेद हैं इसके विषय में हम यहाँ पे जानकारी करते हैं कि जो व्यंजन संधि है इसके निम्न भेद हैं। वे कौन कौन से हैं? देखिए, व्यंजन संधि के जो भेद हैं वे निम्न हैं। जिन भेदों के विषय में हम चर्चा करेंगे वो निम्न है। पहला है हमारा अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है परसवर्ण, चौथा है जसत, पांचवा है ऐश्चुत्व, छठवा है ऐष्टुत्व, सातवा है चर्त्व और आठवां है छत्व, नौवां है तुकागम और जो 10वां है वह लत्व। इस प्रकार से हम निम्न संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक, परसवर्ण, जसत, ऐश्चुत, ऐष्टुत, चर्त, छत, तुकागम और लत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला उदाहरण है या पहला जो भेद है वो है हमारे पास अनुस्वार। देखिए, तीन जो संधि थी हमारे पास, अनुस्वार, अनुनासिक और परसवर्ण। अनुनासिक जो संधि है और अनुस्वार संधि है, इनमें इनके जो भेद हैं या इनके जो जानकारी है हमें इनके नाम से ही प्राप्त होती है। अनुनासिक का मतलब होता है नासिक वर्ण
और अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, जिसे अपन अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए पहला जो भेद है वह है हमारे पास अनुस्वार संधि, और अनुस्वार संधि का जो संस्कृत विधान में सूत्र होता है वह है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। इस सूत्र से ही जैसे हम इस संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, मो अनुस्वार है। इसका कहने का तात्पर्य है कि मैं हलंत के बाद में, इस सूत्र से तात्पर्य है मो अर्थात मैं का अनुस्वार है, अनुस्वार हो जाता है। वह कब होता है? जब मैं हलंत के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? व्यंजन वर्ण। जब मैं हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो इस व्यंजन वर्ण को अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे रामम, जैसे रामम वंदे, रामम वंदे, यहाँ पे राम को नमस्कार, तो रामम में द्वितीय विभक्ति अर्थात यहाँ पे मैं हलंत आ रहा है और इसके बाद में ये व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो देखिए इस मैं को हमने अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया और हमारे पास अब बनता है रामम वंदे। क्या बनता है? रामम वंदे। अन्य उदाहरण और देख सकते हैं हम, धर्मम चर, धर्मम चर। देखिए मैं हलंत है और मैं हलंत के बाद व्यंजन वर्ण है, तो मैं हलंत को हम अनुस्वार में परिवर्तन करेंगे और तो हमारे पास बनेगा यह है धर्मम चर। अन्य उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे सत्यम वद। सत्यम में मैं हलंत है और पीछे वे जो कि एक व्यंजन वर्ण है, इस मैं हलंत को हम अनुस्वार में परिवर्तन कर देते हैं और हमारे पास अब यहां बनता है सत्यम वद। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे उदाहरण हमारे पास होते हैं जिन्हें हम आसानी से इस संधि के अनुसार उन्हें हम कर सकते हैं। अन्य उदाहरण और देख सकते हैं हम, हरिम नमामि। हरिम नमामि मैं हलंत है, मैं हलंत के बाद ने एक व्यंजन वर्ण है, तो मैं हलंत को हमने अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया और हमारे पास बन गया ये हरिम नमामि। इस प्रकार से अनुस्वार संधि हमारे पास होती है। दूसरी संधि है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा भेद है वह है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, हाँ जी। देखिए इसके विषय में हम बात कर रहे थे। सूत्र होता है इसका यरो अनुनासिक, यरो अनुनासिके
नासकोवा, यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है, यदि जो हमारे पास किसी भी वर्ग का यर वर्ण से तात्पर्य है से है को छोड़ करके से को छोड़ करके शेष जो सभी हमारे पास व्यंजन वर्ण है, उनके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, यर वर्ण के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, तो यर वर्ण को पीछे जो वर्ण दिया हुआ है उस वर्ण के अनुसार ही पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात यर प्रत्याहार में जो भी वर्ण दे रखा है यहाँ पे, उस वर्ण को हम उसी के वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए और सरल तरीका है इसका, कहते हैं कि जब प्रथम वर्ण के बाद में जब किसी भी वर्ग का कोई प्रथम वर्ण हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो इस प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन कर देते हैं। जो पहला वर्ण है, इस पहले वर्ण के बाद में यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, तो इस पहले वाले वर्ण को अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पहला वर्ण होता है हमारे पास के, चे, टे, ते, पे। ये हमारे पास पांच वर्ण जो हमारे वर्ग होते हैं पांच, और पांचों वर्ग के ये पहले वर्ण हैं। इसके बाद यदि कोई पांचवा वर्ण आ जाए तो इन पहले वाले वर्णों को भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन करते हैं। तो कै का पांचवा अक्षर होता है ने, चे का पांचवा अक्षर होता है ने, टे का पांचवा अक्षर होता है ने, ते का पांचवा अक्षर होता है ने, और पे का पांचवा अक्षर होता है में। इस प्रकार से हम इन जो पहले वर्ण हैं, इन पहले वाले वर्णों को इन्हीं के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बाघ प्लस मय, जैसे बाघ प्लस मय। अब देखिए ये किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और यह पांचवा अक्षर है। मैंने कहा कि पहले अक्षर के बाद में यदि पांचवा वर्ण आए तो इस पहले वाले वर्ण को पांचवें में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ण है कै, और कै का जो पांचवा अक्षर होता है वह होता है ने। तो हम इस कै को ने में परिवर्तन करेंगे, तो हमारे पास बनता है बांग मय। हमारे पास बनता है बांग मय। अन्य उदाहरण और दे सकते हैं हम। एतत मुरारी, एतत मुरारी। ते पांचवा पहला अक्षर है और मैं इसके पीछे जो दे रखा है वह पांचवा अक्षर है।
तो हम देखिए इस तय को अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तन करेंगे और वो होगा हमारे पास ने। अर्थात हमने कहाँ पे परिवर्तन कर दिया इसको, ने में। तो ये बनता है हमारे पास एत, ने हलंत हो ही गया है, और मुरारी। देखिए जोड़ते हैं एतन मुरारी। इस प्रकार से हम इसके उदाहरणों को बना सकते हैं। दूसरा है, अन्य उदाहरण और है हमारे पास, चिद। ये तय भी हो सकता है यर अनुसार के, यर के अनुसार तो यहाँ पे कोई सा भी वर्ण हो सकता है, लेकिन सरल तरीका के लिए हमारे यहाँ पे अक्षर जो देखने को मिलता है वह 5वां अक्षर ही देखने को, वह पहला अक्षर ही देखने को मिलता है, और उस पहले अक्षर के बाद में 5वां अक्षर देखने को मिलता है। तो देखिए चिद प्लस मय, दे है, इस दे के बाद में अर्थात ये व्यंजन वर्ण, इसके बाद में 5वां अक्षर आ रहा है, तो इसको हम इसी के 5वां अक्षर में बदलेंगे, ये हो जाएगा ने, और हमारे पास बनता है चिन्मय। इस प्रकार हम अनुनासिक जो संधि है, उस अनुनासिक संधि के जो उदाहरण हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। आगे जो हमारी संधि है वो है परस्वर्ण। परस्वर्ण संधि जो है इसके 2 भेद हैं। पहला है पर सवर्ण। पहला इसका जो भेद है यरो अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अर्थात हमारे पास यदि कोई अनुस्वार वर्ण हो, हमारे पास यदि कोई अनुस्वार वर्ण हो और अनुस्वार वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, देखिए अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अनुस्वार से अर्थात अनुस्वार वर्ण के बाद में यही मतलब यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो इस जो अनुस्वार वर्ण है हमारे पास, इस अनुस्वार को दिए गए अर्थात परसवर्ण का मतलब पीछे वाले वर्ण के समान, तो देखिए पीछे वाला जो व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन वर्ण के अनुसार जो हमारा अनुस्वार है वह 5वें अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। अनुस्वार जो है दिए गए व्यंजन वर्ण के अनुसार 5वें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम। देखिए अनुस्वार हमारे पास है और अनुस्वार के बाद में कोई व्यंजन वर्ण है, तो हम कह रहे हैं कि जो अनुस्वार है इसको परसम मतलब पीछे वाले जो वर्ण है च, उस च वर्ण का हम 5वां अक्षर यहाँ पे करेंगे, और च वर्ण का जो 5वां अक्षर होता है वह नहीं होता है, और यह हो जाएगा हमारे पास संचरणम। समचरणम हो जाएगा ये। ऐसे ही अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। सम प्लस कल्प, सम जो है मैं और इसके बाद में क आ रहा है, तो क का 5वां अक्षर न होता है और यह हो जाएगा
कल्प। ऐसे ही अन्य उदाहरण और हम देख सकते हैं, जैसे पंडित, पन प्लस डेत। अब पे पीछे डे आ रहा है, ये टे वर्ग का है। टे का जो तीसरा वर्ण है, तो इसको टे का पांचवा जो वर्ण बोलेंगे वो बोलेंगे णे हलंत में, तो ये हो जाएगा पंडित है। इसके बाद इस जो परसवर्ण संधि है, इस परसवर्ण संधि का ही जो दूसरा नियम होता है वह बा पदांतस्य। बा पदांतस्य का मतलब होता है कि यदि पद के अंत में मैं है, यदि पद के अंत में मैं है और मैं के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है, पद के अंत में मैं है और मैं के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है, तो इस मैं को अनुस्वार, इस मैं को अनुस्वार में परिवर्तन कर देते हैं, या दिए गए जो व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्ण के अनुसार पांचवें अक्षर में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे त्वम प्लस करोसी, यहाँ पे मैं के बाद मेलंत के बाद व्यंजन वर्ण दे रखा है, तो हम इसे अनुस्वार में यदि परिवर्तन कर देते हैं तो ये हो जाएगा त्वम करोसी। यदि इसको हम इस मैं को इसके अनुसार परिवर्तन करना चाहें तो यह हो जाएगा त्वम करोसी। दोनों प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण है अहम करोमि। अहम में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार बना करके अहम करोमि, और यदि इसको पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना है तो इसे हम अहं करोमि ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो परसवर्ण संधि है यह कंप्लीट होती है। इसके जो दो हमारे पास भेद होते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट जो संधि है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।